हेलो गाइस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्लेटो का टॉपिक कल कंप्लीट किया था एंड आज हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे। ठीक है। और साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा। एंड एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के स्टूडेंट रह चुके हैं एंड उन्होंने काफ़ी ग्रेटेस्ट क्रिटिसाइज भी किया था उनको, उनकी थ्योरी को। सो लेट्स कि आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में, है ना। एंड थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ने पहले हम जान लें डेट कि प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या डिफरेंस था। डेट कि प्लेटो सबसे पहले कि जो प्लेटो थे वो ज़्यादा फिलोसॉफिकल ज़्यादा थे एंड वो पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर भी थे। ठीक है। एंड जो कि वो बात किया करते थे व्हाट और टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, जो वो पहले ही डिसाइड मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले ही उन्होंने सोच रखा था कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये जो स्टेट है वो काफ़ी मतलब गुड लाइफ जिएगा, है ना। तो आइडियलिज्म अगर हम अपनाएंगे तो फिर स्टेट काफ़ी अच्छा मतलब जो डेवलप होगा और सारी चीज़ें मतलब पहले एक तरीके से एक थ्योरेटिकली उन्होंने सोच रखा था कि ये सारी चीज़ें करेंगे तो मे बी कि स्टेट आगे बढ़ सकता है। ठीक है। और उनकी इस जो अप्रोच थी वो काफ़ी पर्सपेक्टिव थी, मतलब पर्सपेक्टिव अप्रोच थी, उनकी थोड़ी अलग थी। ठीक है। वहीं अगर एरिस्टोटल की बात करें तो उनका क्या था कि उनकी जो सोच थी वो एक तरीके से पहले प्रैक्टिकली थी उनकी सोच, एक तरीके से कंजर्वेटिव, मतलब वो पहले देखते थे। ठीक है। और साथ ही एम्पिरिसिज्म वाले थे डेट कि उन वो पहले चीज़ों को देखते थे देन वो उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते थे एंड प्रैक्टिकली डेट कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन 158 अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था उसके बाद ही कंक्लूजन दिया था। बट प्लेटो के केस में ये था कि उन्होंने पहले ही कंक्लूजन दे रखा था और इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पहली बार पॉलिटिक्स के बारे में एरिस्टोटल ने बताया था। ठीक है। एंड इसलिए रिप्रेजेंटेटिव थिंकर बोला जाता है मेन स्ट्रीम ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का। ठीक है। तो थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं। डेट कि प्लेटो चाहते थे सडन चेंजेस। ठीक है। रिवॉल्यूशनरी हुआ करते थे, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस चाहिए, एब्रप्ट चेंजेस चाहिए, है ना। बट अगर एरिस्टोटल के केस में देखा जाए तो वो ग्रेजुअली चेंजेस चाहते थे, मतलब मॉडर्नाइजेशन, जैसे थोड़ा थोड़ा सोसाइटी एकदम से अगर आप एकदम से सारी चीज़ें चेंज करोगे तो वो जो एक्सेप्ट शायद ही कर पाएगी, आई थिंक रिवॉल्ट भी हो जाए। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाएं तो इस वजह से एरिस्टोटल का मानना था कि ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए। कंजर्वेटिव थिंकर हुआ करते थे वो। ठीक है ना। और फंक्शनलिस्ट हुआ करते थे। उनका मानना था कि जो कुछ भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट है वो एक अपनी सर्टेन थिंग, मतलब सर्टेन वर्क वर्क कर रहा है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्लेटो के बारे में। तो बेसिकली प्लेटो इज अ मोर फिलोसॉफिकल, ठीक है, एंड मोर कंसर्न अबाउट व्हाट ऑट टू बी, whereas Aristotle is more realistic and pragmatic। ठीक है ना। एंड वो बोलते थे that certain extended but his work is based on empirical studies। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को पहले मतलब एक तरीके से उसको देखते थे फिर उसके बाद ही कंक्लूजन देते थे, है ना। पॉलिटिकल साइंस इनके टाइम पे शुरू हुआ था, नॉट फॉर प्लेटो, प्लेटो के साथ नहीं हुआ। ठीक है। इसी वजह से इनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेन स्ट्रीम बोलते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का। ओके। एंड साथ ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अप्रोच लाइक अ कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म कैन बी ट्रेस्ड टू हिज वर्क। एरिस्टोटल डज नॉट बिलीव इन रेडिकल चेंजेस, जो कि मैंने बताया था सडन चेंजेस वगैरह के उसमें नहीं रहते थे, उनके सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है। और फंक्शनलिस्ट थे। एंड उनके मुताबिक डेट एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी हैज़ गॉट सर्टेन फंक्शन टू परफॉर्म। ठीक है। तो मतलब जो कुछ भी यहाँ पे सोसाइटी में कुछ ना कुछ है, जो भी है, ठीक है, उसका एक सर्टेन वर्क है, सर्टेन परफॉर्मेंस है। ओके। एंड एरिस्टोटल बिलीव इन इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड नॉट इन सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस। साथ ही मॉडरेशन इज अ डिजायरेबल इन सोसाइटी एंड नॉट एक्सट्रीम। मैं यहाँ पे आपको बता दूं डेट एक्सट्रीम मतलब एक तरीके से अति अति कह सकते हैं अपन। डेट कि एक तरीके से कुछ चीज़ें होना सोसाइटी में ज़रूरी है और एक ग्रेजुअली चेंजेस के मुताबिक होना चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं, जैसे प्लेटो ने कहा कि ये सारी चीज़ें रोक दो और एकदम से सारी चीज़ें सोसाइटी पूरी चेंज कर दो, है ना। तो वो एक तरीके से अति का रूप ले लेती है कि ये एक्सट्रीम लेवल पे है ना।
तो वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें रिवोल्ट कर सकती हैं, सोसाइटी को बिगाड़ सकती हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें उन्होंने विदाउट प्रैक्टिकली सोच के, एक तरीके से थ्योरेटिकली सोच के उन्होंने दी थी, ठीक है। बट सबसे पहले ये नहीं कह सकते कि डेट की प्लेटो एक तरीके से एनेमी था ओपन सोसाइटी का, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही दी था ना ये सारी चीज़ें, है ना। और एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, जो कि प्लेटो प्लेटो के मुताबिक जो उनका जो बुक थी रिपब्लिक, तो उसमें एथिक्स के बारे में दिया गया था, है ना, और इसमें पॉलिटिक्स के बारे में एरिस्टोटल ने दिया था। चलिए इनके अप्रोच के बारे में देखें तो जो कि जो प्लेटो थे उनका अप्रोच था सिंपली डिडक्टिव रीजनिंग। मैं बताता हूँ आपको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा डेट कि जनरल से पर्टिकुलर जाना ही डिडक्टिव रीजनिंग है। आपको एग्जांपल दे के भी बताऊंगा अभी, बट आपको थोड़ा सा अभी इस चीज़ को थोड़ा समझना रहेगा कि ये क्या है। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना, ठीक है। तो बेसिकली देखें डेट के प्लेटो डिडक्टिव रीजनिंग अपनाया करते थे, एंड साथ ही एरिस्टोटल पर्टिकुलर ये अपने इंडक्टिव रीजनिंग, और साथ ही जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो, क्योंकि वो एक तरीके से पहले चीज़ों को एक कंजर्व किया करते थे, फिर उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है एक तरीके से अपने एक तरीके से अपने जो विचार है उनको बना लेना, और एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना कि अगर यही होगा तो ही ऐसी चीजें डेवलप हो सकती हैं। जैसे उनका कहना था, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर दूं, तो प्लेटो का कहना था कि अगर स्टेट को गुड लाइफ जीनी है तो फिलोसोफर किंग का होना जरूरी है, इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज का होना जरूरी है, एजुकेशन का होना जरूरी है, तो ही स्टेट बन पाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक तरीके से जो मतलब इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, और अपने मुताबिक कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को एबॉलिश कर देना, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। अगर ऐसा होगा तो ही गुड लाइफ मतलब गुड लाइफ को अपन जी सकते हैं स्टेट में, है ना। तो उनका ये होती डायरेक्टिव रीजनिंग के बारे में। और इंडक्टिव बोले तो कि एरिस्टोटल का कहना था डेट कि मतलब वो एक तरीके से कंजर्व करते थे सारी चीज़ों को, पर्टिकुलरली एक प्रैक्टिकली मान लो आप कि प्रैक्टिकली किसी चीज को देखना, उसको कंजर्व करना, उसके बाद एक कंक्लूजन देना, वो एक तरीके से इंडक्टिव रीजनिंग में आता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, that Plato is a normatic and he is uses deductive reasoning, and एरिस्टोटल डिडक्टिव के साथ साथ इंडक्टिव भी यूज करते थे। एरिस्टोटल इज एम्पेरिकल यूज्ड एम्पेरिकल मेथड मतलब जैसे उन्होंने 158 अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया था, एंड उसको समझने के बाद ही उन्होंने कंक्लूजन दिया था ना, वो सारी चीज़ें ही स्टडी 158 कॉन्स्टिट्यूशन इन इस टाइम, ठीक है। उसके बाद ही इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, ठीक है, और इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। साथ ही एरिस्टोटल यूजेस मेथड ऑफ बायोलॉजी वेयर ही क्लासिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहीं पर जो पॉलिटिक्स यहाँ से बिगिन हुई थी, ठीक है। और दिस इज द रीजन डेट प्रोफेसर मैग्जी प्लेटो एज अ फादर ऑफ फिलोसफी कहते थे, एंड एरिस्टोटल एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक। एंड यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लेटो एज अ फादर ऑफ फिलोसफी एंड एरिस्टोटल एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोलना चाहिए, ठीक है। तो प्लेटो की जो बुक थी ना, वो रिपब्लिक, तो वो एथिक्स पे बेस्ड थी, ठीक है, नॉट ऑन पॉलिटिक्स। सो डेट कि इसलिए उनको फिलोसफी का फादर बोला जाता है, एंड एरिस्टोटल की जो बुक थी वो पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी, एंड प्राइमरली डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसलिए उनको बोला जाता है एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल हैज गिवन द बर्थ नंबर ऑफ आइडियोलॉजीज दी थी उन्होंने उस टाइम पे, जैसे कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मतलब आइडियोलॉजीज दी थी, ठीक है। तो इट वाज एरिस्टोटल हु ट्रीटेड पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर ऑफ साइंस, सो दैट कि ये डिजर्व करते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश द नेचर ऑफ मैन इज अ पॉलिटिकल। साथ ही देखें तो एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में देखें तो उनका कहना था डेट मैन इज द पॉलिटिकल एनिमल। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, चलिए देखते हैं। डेट के अगर स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर गुड लाइफ, डेट के उस टाइम पे जो बारबरिक लाइफ हुआ करती थी उस टाइम पे स्टेट वगैरह ये कहाँ हुआ करते थे,
तो अगर स्टेट होगा तो ही तो एग्जिस्टेंट मतलब गुड लाइफ अपन जी पाएंगे। इस पे दो ट्रेडिशन भी हुए थे, मैं बात करूंगा, बट आपको थोड़ा सा अपना थोड़ा एफर्ट्स लगाना रहेगा इस चीज़ को समझने के लिए। देख के उनका कहना ये था कि विदाउट स्टेट, जो पर्सन विदाउट स्टेट अगर जी रहा है, या तो वो बीस्ट है और या फिर वो गॉड है, मतलब राक्षस है, ठीक है, या तो भगवान है, वही हो सकता है। क्योंकि मेनली जो ह्यूमन पर्सन है वो बिना स्टेट के अच्छी लाइफ जी ही नहीं सकता, ठीक है, उनका ये कहना था। तो थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में देखें तो दो ट्रेडिशन दिए थे, जैसे सोफिस्ट ट्रेडिशन था, एक सोक्रेटिस ट्रेडिशन था। तो सोफिस्ट ट्रेडिशन का मानना ये था, मतलब एक तरीके से एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी है, बट अगर अपन गौर से देखें तो ये थोड़ा सा अलग है। तो सोफिस्ट जी का कहना, मतलब सोफिस्ट ट्रेडिशन का कहना था कि मैन क्रिएटेड स्टेट, मैन ने क्रिएट स्टेट को क्रिएट किया है, बट इनका कहना था ओके मैन क्रिएटेड स्टेट, बट क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई नहीं थे। अगर वो सेटिस्फाई होते तो भाई क्यों क्रिएट करते वो स्टेट वगैरह को, वो अपनी लाइफ में अपने जी रहे होते उस टाइम पे, है ना। तो दैट कि मैन मैन से फिर मैन टुगेदर टू डू अ फैमिली, है क्रिएट फैमिली की, उसके बाद विलेज हुआ, फिर उसके बाद स्टेट आया, उनका ये कहना था। तो man is by nature a political animal that comes into existence of sake of good life and continues that state is the highest of all institutions, and साथ ही state is a prior to man, whoever can live without state can never be beast or god, सॉरी टी लिखा हुआ है इस पे। सो डेट के थ्योरी ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करें, ऑफ स्टेट के बारे में बात करें, तो वहाँ पे दो ट्रेडिशन हुआ करते थे, एक तो सोफिस्ट और दूसरा सोक्रेटिक। सो इसमें देखा जाए तो सोफिस्ट का कहना था कि मैन विच कॉल दैट स्टेट क्रिएटेड बाय मैन। साथ ही अगर सोक्रेटिक के बारे में बात करें तो दिस ट्रेडिशन कंट्राडिक्टेड एंड सोफिस्ट ट्रेडिशन and establish the state is natural and the state is a prior to man, state is necessary for virtuous life, अच्छी लाइफ जीने के लिए। और साथ ही द ट्रेडिशन वॉज कंटिन्यूड इन द वर्क ऑफ और प्लेटो एंड इट वॉज रिफॉर्म एज अ वर्क ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल प्रोवाइडेड फॉलोइंग लॉजिक्स टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड किए थे, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है डेट के उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों करी, और होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें शायद समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए, एंड मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ डेट कि आप सारी चीज़ें समझ सकें। और साथ ही अगर आप जैसे कुछ बुक्स वगैरह प्रेफर कर रहे हैं तो मेरा फर्स्ट आपका सजेशन रहेगा डेट कि आप पहले वीडियोस को देखें 2-3 बार, और देन आप बुक की तरफ देखें, क्योंकि उसमें क्या है कि बुक एक तरीके से काफ़ी चीज़ें डीप में दी गई हुई हैं। तो उसमें आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली प्लेटो अगर आप टॉपिक उठा के देखते हैं तो बेसिकली हर एक बुक्स में काफ़ी डीप में दिया हुआ है, मतलब 90 to 100 पेजेस में दिया हुआ है, सो डैट कि आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एंड आपको लिमिटेड ही आपको रखना है, और जिस सो डैट कि आपको कन्फ्यूज़न कहीं हो नहीं, ठीक है। एंड साथ ही आप इसको ज़रूर इसको रिवाइज कीजिएगा, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं डेट कि आपको नोटिफिकेशन एट अ टाइम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेनली आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, सो डेट कि आपको एट दैट टाइम कि आपको जब मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा, सो डेट कि आपको वो वीडियो प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।